हेलो, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम लोग जो है जेटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, तो क्लास 6 to 8 मैथमेटिक्स के जो आए हुए क्वेश्चन थे जेटेट में 2012 और 16, उसमें से हम लोग सॉल्व कर चुके थे। 2012 के सभी 30 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे और 2016 के जो क्वेश्चन है हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। तो आज जो है बाकी देखेंगे कि 10 क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति में जो 2016 में जो क्वेश्चन आया हुआ था उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बाल विकास और शिक्षण पद्धति में टोटल जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेटेट में, जैसा कि सीटेट में भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह से। तो आज हम लोग देखेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है कि मानसिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारक क्या है। पूछा गया कि जो मानसिक संघर्ष होता है उसका एक महत्वपूर्ण कारक क्या हो सकता है। जो ऑप्शन दिया गया है, हमारा पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह यौन आकांक्षाओं का दमन करना, या फिर आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की क्षति, खराब अंतर्वैयक्तिक संबंध, या इनमें से सभी। तो मानसिक संघर्ष, जो मन में संघर्ष होता है, मानसिक संघर्ष होता है किसी भी बालक का, तो यौन आकांक्षाओं का दमन भी होता है और आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की क्षति भी होता है और खराब अंतर्वैयक्तिक संबंध भी होता है। इसी कारण से इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है मूल्यांकन से कि मूल्यांकन को उपयोगी और रोचक विधि बनाने के लिए किसी को भी सावधानी बरतनी होगी। इसका मतलब क्या कि मूल्यांकन करने के लिए, इसमें एक टीचर के लिए बताया गया है कि मूल्यांकन करने के लिए जो है उपयोगी और रोचक विधि बनाने के लिए किसी को भी सावधानी बरतनी होगी। मतलब क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए मूल्यांकन करने के लिए। जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ कि विभिन्न छात्रों के बीच तुलना करने में, तो विभिन्न छात्रों के बीच जो तुलना करने में है इससे बचना चाहिए। छात्रों को बुद्धिमान अथवा औसत विद्यार्थी में स्तरीकृत करने में, या छात्र के सीखने की शैक्षिक और शैक्षिक सीमाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के तरीकों और भिन्न किस्म का उपयोग करने में, या फिर प्रतिपूर्ति देने हेतु तकनीकी भाषा के प्रयोग करने में। तो इसमें पूछा गया कि मूल्यांकन जो किया जाता है तो उपयोगी बनाने और रोचक विधि बनाने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि छात्र के सीखने की शैक्षिक और शैक्षिक सीमाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के तरीकों को भिन्न किस्म का उपयोग करने में बरतनी चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं छात्रों की शैक्षिक और शैक्षिक सीमाओं के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्प्रेरणा से एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से उत्प्रेरणा में कौन सा कारक संबंधित नहीं है। इसमें पूछा गया कि कौन नहीं है। ठीक है, तो इसमें इच्छा एवं रुचि, तो उत्प्रेरणा हमेशा याद है कि उत्प्रेरणा, प्रेरणा कब जागृत होगा, जब इच्छा होगा, रुचि होगा। तो ये तो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ये सही हो सकता है। जीवन के उद्देश्य से, कोई भी चीज़ के लिए उत्प्रेरणा के लिए कोई उद्देश्य होना भी जरूरी है, तो ये भी हमारा राइट आंसर है। और उत्प्रेरणा होने के लिए मानसिक स्वास्थ्य भी होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि शारीरिक तंदुरुस्ती होना चाहिए, बॉडी वॉडी बना ले तो उत्प्रेरणा होगा। तो ये हमारा
गलत हो जाएगा और यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उत्प्रेरणा में ये तीनों चीज़ होता है, बाकी ये शारीरिक तंदुरुस्ती का कोई ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि क्या पूछा गया। एक बुद्धि लब्धि से पूछा गया था कि उच्च बुद्धि लब्धि संपन्न एक छात्र अध्ययन में अच्छा नहीं कर रहा है तो शिक्षक के लिए सबसे अच्छा क्रियाविधि क्या है। तो उच्च बुद्धि लब्धि वाले संपन्न एक छात्र मतलब बहुत ही तेज लड़का जो है, जो पढ़ने में बहुत ही अच्छा हो, उच्च बुद्धि लब्धि वाले हो, आईक्यू उसका बहुत अच्छा हो, फिर भी वह अध्ययन करने में अच्छा नहीं कर रहा तो शिक्षक के लिए क्या होना चाहिए, उसका क्रियाविधि क्या होना चाहिए। तो जैसा कि ऑप्शन में दिया गया है कि उसके बेहतर निष्पादन तक प्रतीक्षा करना चाहिए, उसकी न्यूनतम उपलब्धि के लिए कारणों की खोज करना चाहिए, परीक्षा में उसे ग्रेस मार्क देना चाहिए, उसे स्कूल से निकालने के लिए उसके पिता का आग्रह करना चाहिए। तो ये तो दो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, उसके बेहतर निष्पादन तक प्रतीक्षा करना चाहिए, क्या हम लोग उसका वो पढ़े या ना पढ़े उसका प्रतीक्षा करना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि एक टीचर के लिए प्रतीक्षा करना सही बात नहीं है। हम लोग उसका कारण को खोजेंगे और उसका निष्पादन करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि उसकी न्यून उपलब्धि के लिए कारणों की खोज करना चाहिए, काहे बच्चा जो है उपलब्धि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। आपकी कक्षा के कुल छात्र विशिष्ट रूप से मेधावी हैं, आप उन्हें पढ़ाएंगे, मतलब किस प्रकार से पढ़ाएंगे। जब आपकी कक्षा में सभी विद्यार्थी जो है मेधावी किस्म के छात्र है तो आप जो है उसको किस प्रकार से पढ़ाएंगे। तो कक्षा में शेष विद्यार्थियों के साथ पढ़ाएंगे, समृद्ध पाठ्यचर्या के प्रयोग के रूप में पढ़ाएंगे, या उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, जब भी वे चाहे पढ़ाएंगे। तो जब भी वे चाहेंगे ये तो कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस कक्षा में छात्र है उसी कक्षा में पढ़ाना है, उसको अलग से नहीं पढ़ाना। ये दो क्वेश्चन हमारा, दो ऑप्शन ये नहीं होगा। तो कक्षा में शेष विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए या समृद्ध पाठ्यचर्या के प्रयोग में। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कुल, मतलब सभी छात्र विशिष्ट रूप से मेधावी है, तो कक्षा में शेष 7 छात्र का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इसी कारण से ऑप्शन नंबर ए भी हमारा नहीं होगा। जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि हम लोग समृद्ध पाठ्यचर्या के प्रयोग के द्वारा उसको पढ़ाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कि हम किसी बच्चे को पिछड़ा कहते हैं, हम बच्चे को कब जो है पिछड़ा कहते हैं। तो जिससे ऑप्शन भी दिया गया है कि उसके प्राप्तांक उसकी कक्षा का न्यूनतम अंक होता है, वह निम्न औसत बुद्धि वाला मंद बच्चा होता है, या वह एक ही कक्षा में 1 साल से अधिक बार रह जाता है, अपनी स्वाभाविक सामर्थ्य के निम्न स्तर पर उसके प्राप्तांक आते हैं। तो इसमें बताना है कि एक शिक्षक के लिए बच्चे को कब जो है बोला जाएगा कि वह बच्चा जो है पिछड़ा है। जैसा कि 4 ऑप्शन दिया गया था, तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उसके प्राप्तांक उसकी कक्षा का न्यूनतम अंक होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उचित प्रेरक परिवेश स्थितियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। उचित प्रेरक परिवेश परिस्थितियों के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए। जैसा कि ऑप्शन में दिया, बैठने की समुचित व्यवस्था होना चाहिए, स्थिर एवं शांतिपूर्ण व्यवस्था होना चाहिए, सहयोगी एवं स्पर्धामूलक समूह स्थिति होना चाहिए, और इनमें से सभी। तो एक चीज़ देखते हैं कि स्थिर एवं शांतिपूर्ण परिवेश तो होना ही चाहिए, ये सही आंसर है। सहयोगी एवं
स्पर्धामूलक समूह भी होना चाहिए। जब तक सहयोग नहीं होगा, स्पर्धा नहीं होगा, एक दूसरे से साथ कंपटीशन नहीं होगा, तो बच्चे जो है वह आगे ध्यान नहीं देंगे। जब दो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है तो बैठने की समुचित व्यवस्था ये भी हमारा सही हो जाए, क्योंकि सभी के लिए बैठने का अच्छा जगह होना चाहिए कि सभी आसानी से बैठ सके। ठीक है, तो इसके लिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी होगा। इनमें से सभी जो है सही हो जाएगा कि उचित प्रेरक परिवेश होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चे का विकास निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। बच्चे का जो विकास है वह जो दिया गया है इसमें किसका परिणाम है ये बताना है। जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में हम लोग का दिया गया है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण, या फिर आनुवंशिकता तथा पर्यावरण के मध्य अन्योन्य क्रिया या आर्थिक कारक। तो आनुवंशिकता दिया हुआ है एक ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन में क्या दिया गया है, पर्यावरण, और तीसरा ऑप्शन में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण के मध्य अन्योन्य क्रिया। तो ये दोनों ऑप्शन दिया गया, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों का विकास के लिए आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों जो है हमारा इस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कि कक्षा कक्ष में छात्रों की इच्छा को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन सा हो सकता है। छात्रों की इच्छा को प्रभावित करने वाले, कि अगर कक्षा में छात्रों को इच्छा को प्रभावित कर रहा है, अगर कोई कक्षा में पढ़ रहा है बच्चा और अगर उसकी इच्छा को प्रभावित कर रहा है तो उसका बाहर से क्या कारण हो सकता है। जैसा कि ऑप्शन में दिया गया है कि संवेग, भावुकता एवं जटिलताएं, छात्रों की अभिवृत्तियां, लक्ष्य एवं अभिप्राय, या संस्कृति एवं प्रशिक्षण। तो संवेग, भावुकता एवं जटिलता ये छात्रों के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, ये बाह्य इच्छा नहीं है। छात्रों की अभिवृत्ति, तो छात्रों की अभिवृत्ति, छात्रों का बात कर रहा है तो ये अभिवृत्ति भी उसके अंदर में ही पाया जाता है। लक्ष्य और अभिप्राय जो है छात्र ही निर्धारित करते हैं। ये जो संस्कृति और प्रशिक्षण है ये हम लोग बाहर से उसमें देते हैं ताकि छात्रों की इच्छा को प्रभावित हो, छात्र की इच्छा को प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय क्या है। शिक्षण समझ को जो है उसके क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या विषय महत्वपूर्ण रखता है उसके बारे में बताना है। तो प्रबंधन ऑप्शन 1 में दिया, कुशल प्रशासन ये दोनों होना ही चाहिए, और योग्य शिक्षक। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों इसका सही हो जाएगा आंसर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा के स्तर ह्रास का मुख्य कारण क्या है। ह्रास मतलब होता है कमी, कमी का क्या कारण है। शिक्षा का जो स्तर है वह कमी होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। जैसा कि पहला ऑप्शन में दिया है छात्रों की लापरवाही, शिक्षकों की अपारंगता, या फिर अभिभावकों की विचार मग्नता, या इनमें से सभी। तो शिक्षा का स्तर गिरने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो इसमें से जो तीनों कारण दिया गया है ये तीनों ही कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वांगीकरण का दूसरा नाम क्या है। एक डायरेक्ट पूछा कि स्वांगीकरण का दूसरा नाम क्या होता है। तो स्वांगीकरण का मतलब होता है खुद से कुछ करना। तो खुद से कुछ करना, तुलना तो होगा ही नहीं, आख्यान भी नहीं होगा, प्रतिपादन इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वांगीकरण का दूसरा नाम प्रतिपादन है, जो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक किशोरावस्था से एक क्वेश्चन है कि लज्जा एवं गर्व, इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। पूछा गया है कि लज्जा एवं
गर्व का भाव किस दशा में विकसित होता है? तो देखिएगा, जब बच्चा बाल्यावस्था में ही रहता है उसी समय लज्जा और गर्व का भाव उसमें विकसित हो जाता है। किशोरावस्था में तो होता ही है, लेकिन जब शुरुआती विकसित बोला गया है यहाँ, विकास जो है कब होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बाल्यावस्था में ही इसका विकसित हो जाता है। आगे चल करके वो किशोरावस्था में तो होता ही है, लेकिन इसका शुरुआत हमारा बाल्यावस्था में ही हो जाता है, लज्जा एवं गर्व का भाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक है? मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक है? ये जो दिया गया ऑप्शन, ये बताना है कि ये किस प्रकार से सहायता करेगा। तो जो पहला ऑप्शन है, यह क्रिया शोध हेतु नए मार्ग खोलता है। सही बात है, मूल्यांकन करने पर ये नए मार्ग खोलता है। शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है, ये भी सही है। शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि दे सकता है, ये भी सही है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। मूल्यांकन से हमारा सारा ये सहायता करता है बच्चों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि एवं सृजनात्मकता क्या है? ये बताना है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता क्या है। तो धनात्मक रूप से संबंधित होता है, ऋणात्मक रूप से संबंधित होता है, ये एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित नहीं है। या फिर सृजनात्मक होने के लिए जी का कम से कम एक सामान्य प्रारंभिक मान आवश्यक है। तो ये ऋणात्मक तो होता ही है, नेगेटिव बुद्धि और सृजनात्मक मतलब बढ़ोतरी होते जाना। तो बुद्धि मतलब भी बढ़ना होता है, सृजनात्मकता का मतलब भी होता है बढ़ना। ऋणात्मक भी नहीं होगा, एक दूसरे से संबंधित नहीं है, सही है। एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये गलत है। सृजनात्मक होने के लिए जी का मान, यहाँ जी से कोई लेना देना है ही नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह धनात्मक रूप से संबंधित है बुद्धि। चलिए, कक्षा में कोई पाठ शुरू किया जा सकता है। कोई कक्षा में जब पाठ कोई भी टीचर शुरुआत करे तो वह किस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं? तो प्रश्न पूछकर, जो पहला ऑप्शन दिया, क्या प्रश्न पूछकर, विवरण देकर, या कहानियाँ सुनाकर, या इनमें से सभी। जब आप लोग ट्रेनिंग पीरियड में बीएड करने के बाद जब कक्षा में जाते थे तो पाठ योजना बनाना पड़ता था, और पाठ योजना बनाने के लिए उसमें कुछ पाठ को शुरू करने के लिए कुछ प्रश्न पूछे जाते थे। वही बताया गया है कि किस प्रकार से शुरू किया जा सकता है। तो शुरुआती जो प्रश्न होता है, कुछ प्रश्न पूछकर भी होता है, ठीक है, या फिर हम लोग कुछ विवरण दे देते हैं, कुछ कहानियाँ भी सुना देते हैं। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। हम लोग ये तीनों में से कुछ भी करके पाठ को शुरू कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहानी सुनाने की सफल रणनीति बनाने के लिए किसी शिक्षक को क्या करना चाहिए? कहानी सुनाने की सफल रणनीति बनाने के लिए किसी शिक्षक को क्या करनी चाहिए? क्या संप्रेषण कौशल और भाव भंगिमा से कहानी को रोचक बनाना चाहिए? कहानी में स्वाभाविक घटनाओं को बनाए रखना चाहिए, ये तो सही है। कहानी में स्वाभाविक घटनाओं को बनाए, ये भी सही है। अगर दूसरा कहानी दूसरा में घुसा देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कहानी के पात्रों का सही ढंग से चित्रण एवं आज के जीवन की स्थितियों के साथ तुलना करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छात्रों को गृह कार्य देते समय निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? किसी भी छात्र को जब हम लोग गृह कार्य देते हैं तो क्या आवश्यक नहीं होता है? तो छात्रों को समुचित रूप से गृह कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है। बुरा कौन नहीं है, तो नहीं खोजना है। गृह कार्य पूरा करने के लिए स्पष्ट निर्देश प्रदान करना चाहिए, ठीक है, ये भी सही है। गृह कार्य का उद्देश्य समझाना चाहिए,
ये ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है आगे। चालू शिक्षण के आधार पर गृह कार्य देना चाहिए। चालू शिक्षण तो देना ही चाहिए। गृह कार्य का उद्देश्य समझाना चाहिए, ये गलत इसका हो जाएगा। जो ऑप्शन सी है और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गृह कार्य का उद्देश्य समझाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। कक्षा में श्यामपट्ट व्यवहार करते समय निम्नलिखित में से किस बिंदु पर ध्यान दिया जाता है। जब हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो किस बिंदु पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, जो ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो स्पष्ट और पठनीय शब्दों में लिखना, ये तो बिल्कुल सही है। रेखा चित्र बनाते समय बहुरंगी चौकों का प्रयोग करना, ये भी बिल्कुल सही है। श्यामपट्ट पर सीधी रेखा खींचना, श्यामपट्ट पर आप ही अगर टेढ़ा लाइन खींचेंगे तो बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आपको श्यामपट्ट पर सीधा रेखा ही खींचना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी बिंदुओं का पालन आपको ध्यान से करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, जो अभी तक 20 नंबर होगा क्वेश्चन। मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विसामान्य व्यवहार होने का कारण क्या होता है। मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार जो विसामान्य व्यवहार होता है वह क्या कारण हो सकता है। तो उनमें सक्रिय अचेतन मन होता है, व्यक्ति की दमित इच्छाएं होती है, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा व्यक्ति की दमित इच्छाएं। विसामान्य होने का कारण है व्यक्ति की दमित इच्छाएं। बहुत लोगों की इच्छाएं जो है वह दमित रहता है और अपने अपने इच्छाओं के अनुसार वह चलता है, इसलिए सबका व्यवहार जो है एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कमजोर छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। जो कमजोर छात्र होता है उसको प्रेरणा देने के लिए क्या करना चाहिए। तो अच्छे काम के लिए प्रशंसा करना चाहिए, उत्तम काम के लिए उन्हें कहना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है। उन्हें पहले बेंच पर बिठाना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि उसको पहले बेंच पर बैठा दे। ठीक है, कक्षा के प्रति थोड़ा अधिक ध्यान दे। एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि सभी बच्चों को समान ध्यान देना है, ये भी गलत हो जाएगा। कक्षा में उन पर ध्यान न दे, तो ध्यान तो देना होगा, ये ध्यान न दे, ये गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक बीमारी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो ये एक प्रकार का बीमारी जो होता है उसमें पढ़ते हैं हम लोग बाल विकास में। तो चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ये किस कारण से ये डिसलेक्सिया जो होता है बीमारी जिसके पास होता है, जिसका होता है, वह किस में कठिनाई होता है, किस कारण से बच्चों में क्या होता है प्रॉब्लम। तो पठन की कठिनाई से, वाचन की कठिनाई जैसे बोलने में, तो बोलने वाला हो गया, पठन से पढ़ने वाला हो गया, वाचन और श्रवण की कठिनाई मतलब दोनों से, या श्रवण की कठिनाई से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पठन की कठिनाई। अगर डिसलेक्सिया अगर किसी को है तो उसको पढ़ने में कठिनाई होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोल रहा है कि छात्रों के व्यक्तिक अंतरों को सुलझाने के लिए विद्यालय किस प्रकार की सहायता मुहैया करा सकता है। छात्रों की व्यक्तिक अंतरों को सुलझाने के लिए, व्यक्तिगत अंतर को सुलझाने के लिए क्या क्या विद्यालय कर सकता है, उसी के बारे में इसमें पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि
सभी छात्रों के लिए समान स्तर की पाठ्य चर्चा अनुसृत करना, छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या अनुसृत करना और छात्रों को बहुविधि अधिगम सुविधाएं प्रदान करना, छात्रों की व्यक्तिगत अंतरों को दूर करने के लिए सभी संभावित कदमों का प्रयोग करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी होगा कि छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या अनुसृत करना और छात्रों को बहुविधि अधिगम सुविधाएं प्रदान करना। ये विद्यालय से सहायता मुहैया ये सब होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण अधिगम विधि में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है। शिक्षण अधिगम विधि में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा शिक्षण अधिगम जो विधि होता है, व्यक्तिगत ध्यान क्यों महत्वपूर्ण होता है ये बताने के लिए बोला गया है। तो समूहों में शिक्षार्थी सदा बेहतर करते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम इसे निर्धारित करते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को यह बेहतर सुविधाएं प्रदान करता है। शिशुओं का विकास विभिन्न रूप से होता है और भिन्न भिन्न रूप में शिक्षा मिलती है। तो व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हमारा जो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में इसमें क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है और इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला गया है इसमें कि सृजनशील छात्र का गुण क्या होता है। तो सृजनशील छात्र का जो गुण होता है वह क्या होता है ये पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है, पूछा गया है कि नमनीयता का अभाव। तो सृजनशील छात्र में कभी भी नमनीयता का अभाव नहीं होता है, ये याद रखना है। चिंताग्रस्त, हाँ ये हो सकता है। बुद्धि का अभाव, बुद्धि तो अभाव होता ही नहीं क्योंकि सृजनशील छात्रों का बुद्धि लब्धि जो है वह ज़्यादा होता है। तो ये दो ऑप्शन हमारा कभी भी नहीं हो सकता। बचा ये दो ऑप्शन, तो इसमें से दोनों में से 50-50 का चांस है कि ये दोनों आंसर हो सकता है। लेकिन इसमें से भी अगर ज़्यादा अगर सोचा जाए कि आंसर क्या हो सकता है, तो सृजनात्मक छात्र का जो गुण होता है वह चिंता वाला होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है सृजन करने के लिए वह हमेशा सोचते रहता है क्योंकि क्या करना है आगे, किस प्रकार से पढ़ना है, कुछ नया चीज़ को सोचना है, तो अधिक चिंता करना भी वह, और वो भी जो है बच्चा जो है चिंता करके ही वह कुछ भी सृजन कर सकता है। ठीक है, ये इसका गुण होता है, चिंता एक गुण होता है सृजनशील बालक का। तो इसका आंसर जो है करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित है। एक संयुक्त राष्ट्र संघ से क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षा से संबंधित इनमें से कौन है। तो ये हम लोग जानते हैं कि यूनेस्को जो है ये शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस उम्र तक बच्चों में आदत विकसित होती है। और किस उम्र तक के बच्चों में आदत जो है विकसित हो जाता है। तो बच्चों का जो आदत होता है वह जन्म से ही बच्चों में विकसित हो जाता है। ठीक है, याद रखना है कि बच्चों का जो आदत है वह जन्म से ही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। इसमें विकास का सिद्धांत के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि विकास का सिद्धांत इसमें से कौन है। तो यह सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। विकास सदैव रेखीय होता है। देखिए विकास का सिद्धांत ये सदैव एक जैसा नहीं बढ़ता है, सदैव रेखीय होता है, मतलब एक जैसा होता है।
यह एक सतत नहीं लिखा है, असतत लिखा हुआ है। यह एक असतत प्रक्रिया है, ठीक है, यह एक असतत प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंत संबंधित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन नंबर ए। यह सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि विकास सभी का एक जैसा नहीं होता है। कोई बच्चा जो है ज़्यादा तेज होता है, कोई थोड़ा सा कमज़ोर होता है, किसी का शारीरिक रूप से उसका शरीर लंबा होता है, कोई शारीरिक रूप से थोड़ा सा छोटा होता है, कोई मोटा भी होता है। तो ये एक जैसा समान जो है, एक जैसा गति से किसी का भी विकास नहीं होता, इसलिए यह विकास का एक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास एक प्रणाली है। क्या प्रणाली है? धीमी तेज गति की प्रणाली है, सतत क्रमिक और लगातार चलती हुई प्रणाली है, ठीक है। यह समान रूप से लगातार चलते हुए विकास की प्रकृति। अभी बताएं कि समान रूप से कोई भी विकास की प्रणाली नहीं होती है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। प्रायिक विकास की है, प्रायिक विकास भी ये जो है नहीं होगा। धीमी तेज गति, क्या धीरे तेज से होगा? नहीं, ये एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है। ये चलते रहेगा, विकास जो होता है वह जन्म से लेकर के वह चलते रहेगा जब तक वह उसका होगा बाल्य अवस्था से। इसका आंसर हो जाएगा कि बाल विकास एक सतत क्रमिक लगातार चलती हुई एक प्रणाली है जो चलती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि यौन पुरुष या स्त्री होने के जैविक गुणों को संदर्भित करता है, जबकि लिंग संदर्भित करता है। यौन पुरुष स्त्री, यौन जो है स्त्री या पुरुष होने की जैविक गुण को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। जबकि पूछा गया है, जबकि लिंग क्या करता है, संदर्भित क्या करता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो जैसे पहला दिया है कि पुरुष या स्त्री अथवा मातृ जाति या पितृ जाति होने का मनोवैज्ञानिक रूप से निर्मित गुण है ये, या फिर पुरुष या स्त्री अथवा मातृ जाति या पितृ जाति होने का सामाजिक रूप से निर्मित गुण होता है। लैटिन में स्वयं जैविक गुण है। चिकित्सा शास्त्र में मातृ जाति या पितृ जाति बस इतना ही लिखा हुआ है। तो अब जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह कि ये एक सामाजिक गुण है। समाज में जो है वह लिंग निर्धारण किया जाता है कि ये लड़का है कि लड़की है, ठीक है। ये मातृ जाति है कि पितृ जाति होने का ये सामाजिक गुण को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, क्लास 6 to 8 के लिए। और ये टोटल 30 क्वेश्चन था जो 2016 जेटेड एग्ज़ाम में पूछे गए थे, ठीक है, जेटेड एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आगे हम लोग फिर बात करेंगे कि जो 6 to 8 में ही आर्ट्स में क्या पूछा गया था, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, और बाकी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से 2012 में भी पूछा गया। तो चलिए इतना 30 क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। वीडियो को पॉज करके भी आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए धन्यवाद।